हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज हम इस वीडियो में जो कल की वीडियो में मैंने बताया था गांधी जी के बारे में जो स्टार्ट हुआ था, तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे गांधी इरविन समझौता। ये 1931 में हुआ था और इस समझौते को सांत्वना पुरस्कार कहा था कैंपबेल जॉनसन ने। उन्होंने ये कहा था कि गांधी इरविन समझौता गांधी जी के लिए सांत्वना पुरस्कार है, तो ये कथन कैंपबेल जॉनसन का था। गोलमेज सम्मेलन, ये पहला वाला जो हुआ था वो नवंबर 1930 से 31 तक होता है। द्वितीय सितंबर 31 से दिसंबर 31 में होता है और गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज में ही भाग लिया गया था। तृतीय गोलमेज जो है 1932 से दिसंबर 32 तक चलता है और तीनों गोलमेज में अंबेडकर जी के द्वारा भाग लिया जाता है। सांप्रदायिक निर्णय, ये अगस्त 1932 में होता है, जिसमें कि दलित वर्ग के लिए आरक्षण की सीटों की मांग की गई थी, तो ये उसी संबंधित था। पूना समझौता सितंबर में होता है 1932 में और दलित वर्ग सीट की बात होती है। इसमें 148 सीट्स कर दी जाती हैं और इस समझौते पर हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी के द्वारा हुआ था। क्योंकि गांधी जी इसके विरोध में थे तो उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। हरिजन सेवा संघ, इसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी और इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। डिप्रेस्ड क्लास लीग, इसका गठन जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी 1932 में गठित हुई थी स्वामीनाथन टैगोर के द्वारा। एक बाद में मंत्रिमंडल का गठन भी किया जाता है 1937 में, जिसमें बंगाल, पंजाब, सिंध ये ऐसे प्रांत थे जहाँ पे कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था और इस मंत्रिमंडल का कार्य 28 मंथ तक चला था। क्योंकि उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला था और ब्रिटिश ने भारतीयों की अनुमति के बिना उनको उसमें शामिल कर दिया था, तो इसी के विरोध में उन्होंने इससे त्यागपत्र दे दिया था 1939 में। तो जब ये गठन हुआ था इस मंत्रिमंडल का, उसमें पीएम गोविंद वल्लभ पंत बनाए गए थे और वित्त मंत्री उसमें रफ़ी अहमद किदवई थे। पीरपुर रिपोर्ट 1938 में आती है, शरीफ रिपोर्ट 1939 में, फजलुल हक रिपोर्ट 1939 में आती है। पाकिस्तान दिवस, ये 23 मार्च 1943 को हुआ था। मुक्ति दिवस, ये जिन्ना के द्वारा घोषित किया गया था 22 दिसंबर 1939 में और प्रत्यक्ष कार्यवाही यानी कि डायरेक्ट एक्शन ये 16 अगस्त 1946 के लिए कहा गया है। अब हम यहाँ पे पाकिस्तान की मांग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसका सबसे पहले जो मांग उठी थी ये लाहौर अधिवेशन में उठी थी। ये 1940 में होता है। मुस्लिम लीग का ये अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद जिन्ना के द्वारा की गई थी। मोहम्मद जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था सरोजनी नायडू ने। आप एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक, ये कथन मोहम्मद इकबाल का है। पाकिस्तान शब्द जो है रहमत अली के द्वारा सुझाया गया था। ये एक स्टूडेंट थे और इनका एक पैम्पलेट था और उसमें पाकिस्तान नाम का उल्लेख था। और इस पाकिस्तान जो मांग है इसका जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ये फजलुल हक के द्वारा किया गया था। व्यक्तिगत कार्यवाही ये 1940 में होती है और इसके सबसे पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। क्रिप्स मिशन ये मार्च 1924 में आते हैं। इस मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था और ये मिशन इसलिए आया था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा देंगे। और उस समय कांग्रेस की तरफ से जो वार्ताकार थे वो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए आए थे। तो यही सब इससे चीज़ें थी और संविधान सभा के भी सुझाव दिए गए थे कि 2 संविधान सभाएं जो कि मानी नहीं गई थी। नेक्स्ट इसके बाद इसके विरोध में स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन। ये भी 1942 में होता है। इसका प्रस्ताव 14 जुलाई को वर्धा में दिया जाता है जहाँ पे अध्यक्ष मौलाना आज़ाद होते हैं और 8 अगस्त को यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है और 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है ग्वालियर टैंक से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पत्रकार लुई फिशर थे। इस प्रस्ताव का आलेख गांधी जी ने लिखा था। इसको पेश जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसका समर्थन वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
रेडियो प्रसारण इस युद्ध आंदोलन के समय लोहिया जी के द्वारा किया जाता था और भूमिगत रेडियो का प्रसारण उषा मेहता के द्वारा किया जाता था। आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, और जयप्रकाश नारायण ने ही जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को चालू किया था। इस भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ महिलाएं का भी योगदान था, जिसमें कनकलता बरुआ, मतंगिनी हजारा, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता शामिल थे। ऑपरेशन रूबिकॉर्न आया था 1943 में। तो ये इसलिए हुआ था कि जो गांधी जी जेल में आमरण अनशन कर रहे हैं, तो उसका एक कोड वर्ड टाइप था कि रूबीवन उसी लिए चलाया जाएगा। समानांतर सरकारें भी कुछ उस समय गठित हुई थी। तो बलिया में चित्तू पांडे ने इसका गठन किया था। सतारा में सबसे लंबे समय तक चली थी प्रति सरकार, और ये नाना पाटिल के नेतृत्व में थी। नेक्स्ट आता है आज़ाद हिंद फौज 1943 में। इसका गठन आज़ाद हिंद फौज नाम से सबसे पहले मोहन सिंह ने कहा था, और इंडियन नेशनल आर्मी ये मोहन सिंह के द्वारा ही हुई थी, और इसका नेतृत्व फ्यूजीवारा और प्रीतम सिंह ने किया था। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को दे दी थी, क्योंकि मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद किसी को तो नेतृत्व देखना था, तो रास बिहारी बोस ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस को ही उसका नेतृत्व दे दिया। और सुभाष चंद्र बोस ने नारे दिए थे कुछ, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दोनों नारे सुभाष चंद्र बोस के हैं। अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में चलाई गई थी, और आज़ाद हिंद फौज के जो अभियुक्त थे उन पर मुकदमा चलाया गया था लाल किले में, जिसमें राशिद अली को 7 साल की सज़ा होती है। बाकी प्रेम सहगल, शहनवाज और गुलबख्श को फांसी की सज़ा दी जाती है। और इसी आज़ाद हिंद फौज में कुछ रेजिमेंट्स भी बनाई गई थी, रानी झांसी, गांधी रेजिमेंट, आज़ाद रेजिमेंट और नेहरू रेजिमेंट। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था रेजिमेंट वाला। और आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों के लिए एक बचाव समिति का भी गठन किया गया था, जो कि भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में थी, और सप्रू काटजू और जवाहरलाल नेहरू इसके अन्य वकील थे। CR फार्मूला 1944 में आता है C राजगोपालाचारी के द्वारा। वेवल योजना 1945 में आती है, संविधान निर्माण पर बल देने के लिए गठित की गई थी। शिमला समझौता 1945 में होता है। इसके बाद लास्ट में आता है क्रिप्स मिशन 1946 में। इसमें पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर इसमें शामिल थे। इनका आगमन 24 मार्च 1946 को होता है भारत में, और इन्होंने संविधान सभा के गठन के लिए बात की थी, और इनके प्रस्ताव के पक्ष में वल्लभ भाई पटेल थे। और फिर अंतरिम सरकार की घोषणा हो जाती है 24 अगस्त 1946 को, और इसी सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हो जाता है। ये डेट ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि डेट्स बहुत पूछी जाती है, एग्जैक्ट डेट, जो कि अभी आपने RO के पेपर में देखी ही होंगी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 की है इसमें, और माउंटबेटन ने ही गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, और भारत विभाजन व सत्ता हस्तांतरण की योजना के लिए इस योजना का गठन किया गया था। इसके बाद लास्ट में होता है भारत विभाजन। इसकी घोषणा 20 फरवरी 1947 को होती है, और इस विभाजन के स्वीकृति के लिए 18 जुलाई 1947 को विधेयक पारित होता है। इसके लिए एक वैकल्पिक योजना भी थी, बाल्कन प्लान। सीमा आयोग का गठन किया गया था रेडक्लिफ के नेतृत्व में, कि जो पाकिस्तान के साथ सीमा जो गठित की जाएगी, जो अभी वर्तमान में जो बांग्लादेश की है और पाकिस्तान की है, तो इसके लिए रेडक्लिफ का गठन किया गया था। इस विभाजन का प्रस्ताव जो था, ये जब अध्यक्षता हुई थी दिल्ली में अधिवेशन, वहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया था, और उस समय पे अध्यक्ष JB कृपलानी थे, और इसको प्रस्तुत किया था वल्लभ भाई पटेल ने। भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान दिया था अब्दुल गफ्फार खान यानी सीमांत गांधी ने, और विभाजन के पक्ष में मतदान अबुल कलाम आज़ाद ने दिया था। और उस समय के सैफुद्दीन किचलू ने एक स्टेटमेंट दिया था, राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण। तो ये उनका स्टेटमेंट है। अब हम लास्ट में कुछ संवैधानिक प्रावधान यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है, जिसके पहले सबसे पहले जो
जस्टिस थे वो एलिजा एम्पे थे। संसदीय नियंत्रण की शुरुआत यहीं से हो जाती है। बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है और इसी के द्वारा बंगाल का गवर्नर हेस्टिंग्स को बनाया जाता है। 1773 के एक्ट के बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है और पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश नाम से इनका शासन बोला जाता है। नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या होता है कि व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो जाता है, लेकिन चाय और चीन का व्यापार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहता है। इसी एक्ट के समय पे ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरी भी आते हैं और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष के लिए इसका भी प्रावधान किया जाता है। नेक्स्ट आएगा चार्टर एक्ट 1833। इसमें सभी प्रकार से यानी चाय चीन सब कुछ एकदम सारे एकाधिकार उससे ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिए जाते हैं और अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने और रहने का अधिकार भी दे दिया जाता है। प्रशासन में अब ब्रिटिश सरकार सम्राट के नाम से होता था और भारत का गवर्नर जनरल उस समय पे विलियम बेंटिक को बनाया जाता है। परिषद में एक विधि विशेषज्ञ को शामिल किया जाता है और विधि आयोग की नियुक्ति की जाती है। जो विधि विशेषज्ञ था उस समय पे वो लॉर्ड मैकाले था। भारतीयों को देश के प्रशासन में हिस्सेदारी का प्रावधान किया गया था। चार्टर एक्ट 1853 जो विधि सदस्य था सबसे पहले, अब वो पूर्ण सदस्य हो जाता है और सिविल सेवा सभी के लिए आरंभ कर दी जाती है और बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद का प्रावधान किया जाता है। नेक्स्ट आएगा भारत शासन अधिनियम 1861। इसमें लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय पद्धति को प्रारंभ किया गया था। गवर्नर जनरल का जो अध्यादेश है वो 1861 से है और जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है उसको आप यहाँ से मत समझिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123 में है। ये गवर्नर जनरल का अध्यादेश है। और इस समय बंगाल, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। 1862 में काउंसलिंग में भारतीयों की नियुक्ति भी की जाने लगती है। इसके बाद आएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें बजट पर विचार विमर्श, बहस और प्रश्न पूछने के लिए अनुमति दे दी गई थी। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ कर दिया गया था और सर्वप्रथम भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन यहीं से प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट आएगा मार्ले मिंटो 1999 में। इसमें विभाजन का बीजारोपण सर्वप्रथम कहा गया है, क्योंकि उसमें मार्ले मिंटो ने ये कहा था कि हम नाग के बीज बो रहे हैं, तो ये मार्ले मिंटो के लिए कहा गया था। इससे मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था की गई थी। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में एक भारतीय शामिल हुआ था, जो कि सबसे पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे और पहली बार चुनाव प्रणाली की शुरुआत कर दी गई थी यहाँ से। इसके बाद में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1999 में। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई थी। प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद के 2 भाग कर दिए गए थे और महिलाओं को वोट का अधिकार दे दिया गया था। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, ये उसका अधिनियम है और इसका गठन 1926 में होता है जाके। 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था इसी के द्वारा की जाती है और भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति, ये सभी प्रावधान मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम में थे। एक मिनट। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें संघात्मक स्वरूप की सरकार थी। फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी 1937 में और इसके जो सबसे पहले चीफ जस्टिस थे वो मॉरिस क्वेयर थे। और 7th शेड्यूल और जो RBI जो गठित हुई है, ये सब भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। केंद्र में द्वैध शासन था, क्योंकि देखिए 1935 में केंद्र में द्वैध शासन है और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के टाइम पे प्रांत में द्वैध शासन था, तो इसमें प्रांत में द्वैध शासन खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 में कर दी जाती है। अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव हुआ गया था। इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था और बर्मा भारत से अलग हो गया था 1937 में सॉरी। कुछ बुक्स हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेंगे।
बंदी जीवन बुक सचिन नाथ सान्याल की है। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोहरा का है। जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी फ्रैंक मॉरिस ने लिखी है। द ड्रीमलैंड लाला रामचरण दास का है। फ्रीडम एट मिडनाइट ये बुक कॉलिंस लापियरे की है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये बुक रफ़ीक ज़कारिया की है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की ये बुक है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की बुक है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर ये बुक दुर्गा दास की है। कैप्टिव लेडी बुक माइकल मधुसूदन दास की है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी फैक्ट्स थे मैंने उनको कंप्लीट कराने की पूरा कोशिश की है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स आपके मिल जाए, और अगर कोई क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। इसके बाद आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि किस चीज़ को स्टार्ट किया जाए। बाकी आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।